आज हमारे सामने डॉन मिगुएल रूइज की किताब द फॉर एग्रीमेंट से जुड़े कुछ विचार हैं और इसका मकसद है उन 4 सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालना जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत फैसिनेटिंग आइडिया से होती है। किस आइडिया से? रुइज कहते हैं कि हम सब एक सामूहिक सपने में जी रहे हैं, जिसे वो ग्रह का सपना या ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। ग्रह का सपना? हाँ, मतलब समाज के सारे नियम, हमारे विश्वास, कानून, धर्म, ये सब कुछ मिलाकर एक सपना बनता है। एक ऐसा सपना जिसमें हम पैदा हुए हैं। और हमें बचपन से ही इस सपने में फिट होना सिखाया जाता है। मुझे किताब की एक बात बहुत बहुत असरदार लगी, जिसे वो डोमेस्टिकेशन कहते हैं। हाँ, पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर आइडिया ये है कि जैसे हम जानवरों को सिखाते हैं, वैसे ही समाज हमें सिखाता है, पुरस्कार और दंड के जरिए। बिल्कुल। हमें बताया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और अगर हम नियम मानते हैं तो हमें प्यार मिलता है, सराहना मिलती है। हाँ, वो हमारा पुरस्कार है। और अगर नियम तोड़ते हैं तो सजा या तिरस्कार। तो धीरे धीरे हम दूसरों को खुश करने के लिए इन नियमों के हिसाब से जीने लगते हैं और अपनी असलियत भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और यही वो समझौते हैं जिन्हें हमने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। तो इसका मतलब हमारी ज्यादातर मान्यताएं हमारी अपनी चुनी हुई नहीं है। नहीं है, वो हमें सिखाई गई हैं। और किताब कहती है कि यही पुराने समझौते हमारी खुशी और दुख दोनों का कारण बनते हैं। लेकिन एक रास्ता है इन हजारों पुराने समझौतों को सिर्फ 4 नए शक्तिशाली समझौतों से बदलने का। तो चलिए पहले समझौते से शुरू करते हैं। पहला समझौता सुनने में बहुत सरल है, पर शायद सबसे गहरा भी। क्या है वो? अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। पवित्र, ये बहुत भारी शब्द है। मतलब आमतौर पर हम शब्दों को सिर्फ बातचीत का जरिया मानते हैं। यहाँ पवित्र से क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब है बिना किसी पाप के, यानी अपने शब्दों का इस्तेमाल खुद के या दूसरों के खिलाफ कभी ना करें। किताब के अनुसार शब्द 2 धारी तलवार की तरह हैं। वो एक खूबसूरत सपना भी बना सकते हैं और सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। तो एक तरह की जादुई शक्ति हुई। हाँ, बिल्कुल। जो या तो सफेद जादू हो सकता है, मतलब प्यार और सच्चाई, या फिर काला जादू। काला जादू, ये बात गॉसिप पर मतलब अफवाहों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सही कहा। जब कोई किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कहता है तो वो उस व्यक्ति के मन में एक छोटा सा जहर घोल देता है और फिर वो जहर फैलता जाता है। और ये जहर सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है ना? नहीं, सबसे खतरनाक जहर तो वो है जो हम अपने शब्दों से खुद के अंदर घोलते हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। हाँ, या मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। ये हम असल में खुद पर ही काला जादू कर रहे होते हैं। हम अपनी ही रियलिटी को छोटा कर रहे होते हैं। तो ये समझौता सिर्फ दूसरों से अच्छा बोलने के बारे में नहीं है। नहीं। ये खुद से भी ईमानदारी और प्यार से बात करने के बारे में है। जो कहो उसे निभाओ, सच बोलो और गॉसिप से दूर रहो। अगर सिर्फ इसी एक समझौते को अपना लें तो जिंदगी में कितना बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं और यहीं से हम दूसरे समझौते की तरफ बढ़ते हैं जो पहले वाले से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा समझौता है, कुछ भी दिल पर मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें नजरअंदाज करता है तो बुरा लगना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो क्या ये समझौता हमें पत्थर दिल बनने के लिए कह रहा है? नहीं, पत्थर दिल नहीं, बल्कि इमोशनली आजाद होने के बारे में है। किताब का तर्क ये है कि जब कोई कुछ कहता या करता है तो वो 99% उसके अपने सपने का, उसकी अपनी दुनिया का प्रतिबिंब होता है। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, अगर कोई आपको सड़क पर देखकर मुस्कुराता है तो शायद वो अच्छे मूड में है। अगर कोई आप पर बेवजह गुस्सा करता है तो शायद उसका दिन खराब गया है। दोनों ही मामलों में ये उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। इसका मतलब अगर कोई मेरी तारीफ भी करे तो उसे भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, यही इस समझौते की सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे लिबरेटिंग बात है। कैसे? देखिए, जिस तरह आप आलोचना को अपनी पहचान नहीं बनने देते, उसी तरह आपको प्रशंसा को भी अपनी पहचान का आधार नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों की राय पर निर्भर हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहेंगे। ये समझौता कहता है कि आपकी कीमत, आपकी पहचान, वो सिर्फ आप तय करते हैं, कोई और नहीं। किताब में एक दावा है कि अगर कोई इस समझौते को पूरी तरह अपना ले
तो 90% इमोशनल तनाव और दुख अपने आप खत्म हो सकता है। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा दावा है, मानता हूं, पर इसके पीछे का तर्क समझिए। हमारा ज्यादातर इमोशनल दर्द आता कहाँ से है? कहाँ से? इसी बात से कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम हर चीज को व्यक्तिगत बना लेते हैं। सही बात है। जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरे लोग अपनी अपनी फिल्म के हीरो हैं और हम उनकी फिल्म में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हैं, तो हम उनके व्यवहार का बोझ अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं। हम उनकी कहानी से आजाद हो जाते हैं। और अगर हम चीजों को दिल पे लेना बंद कर दें, तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम दूसरों के इरादों के बारे में अंदाजा लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि उनका मकसद हमें चोट पहुंचाना था, और यहीं से शायद तीसरे समझौते की अहमियत समझ आती है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। तीसरा समझौता है, अंदाजे लगाना बंद करो, डोंट मेक अजम्पशंस। ये शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा होने वाली गलती है। हाँ, हम लगातार दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जो कहानी हम अपने मन में बनाते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। ये मुझे याद दिलाता है, एक बार मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया और उसने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया। मेरे मन में हजारों ख्याल आ गए। वो मुझसे नाराज है, मैंने जरूर कुछ गलत कह दिया होगा, हमारी दोस्ती शायद खत्म हो रही है। ओके। मैं 2 दिन तक परेशान रही। बाद में जब बात हुई तो पता चला कि उसका फोन खराब हो गया था। मैंने अपने मन में ही एक पूरी कहानी बना ली थी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। किताब कहती है कि अंदाजे लगाना ही गलतफहमियों, झगड़ों और इमोशनल जहर का सबसे बड़ा स्रोत है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा अंदाजा ही सच्चाई है। हाँ, और हम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें जवाब पता है, या फिर हम जवाब सुनने से डरते हैं। बल्कि साफ साफ बात करना। किताब का सुझाव बहुत सीधा है। अगर आपको कोई शक है तो सवाल पूछो। अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो स्पष्टता मांगो। हाँ, अंदाजे लगाने से बेहतर है सवाल पूछकर सच का सामना करना। भले ही वो सच हमें पसंद न आए, कम से कम हम एक झूठी कहानी में तो नहीं जिएंगे। और ये बात पहले समझौते से भी जुड़ती है। अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। कैसे? मतलब अपने शब्दों का इस्तेमाल स्पष्टता लाने के लिए करो, ना कि भ्रम पैदा करने के लिए। ये तीनों समझौते तो एक दुष्चक्र को तोड़ते हैं। हाँ, बताइए। हम कुछ अंदाजा लगाते हैं, मतलब तीसरा समझौता टूटा, फिर उसे दिल पर ले लेते हैं, दूसरा समझौता टूटा, और फिर अपने शब्दों से उस नेगेटिविटी को फैलाते हैं, पहला समझौता भी टूट गया। बिल्कुल सही। ये अलग अलग नियम नहीं है, ये एक ही जीवन शैली के 3 स्तंभ हैं, और इन तीनों स्तंभों को जो चीज एक साथ साधती है वो है चौथा और आखिरी समझौता। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये सुनने में तो किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है, कड़ी मेहनत करो। हाँ, पर किताब में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने का उपदेश नहीं है, इसके 2 बहुत जरूरी पहलू हैं। क्या है वो? पहला, आपका सर्वश्रेष्ठ हर पल बदलता रहता है, और दूसरा, ये ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम करने के बारे में है। ये बदलते हुए सर्वश्रेष्ठ का आइडिया मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, मतलब जब आप सुबह उठती हैं, तरोताज़ा होती हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा, और जब आप दिन के अंत में थकी हुई होती हैं या बीमार होती हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल अलग होगा। सही। ये परफेक्शनिज्म के दबाव से आजादी देता है। हर काम उत्तम ही होना चाहिए वाली सोच से। एग्जैक्टली। अगर आप थके हुए हैं तो शायद आपका सर्वश्रेष्ठ सिर्फ 10 मिनट काम करके आराम करना है, न कि खुद को जबरदस्ती 2 घंटे और काम करने पर मजबूर करना। अगर हम खुद से अपनी क्षमता से ज्यादा की उम्मीद करते हैं तो हम खुद को नाकामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप अपनी क्षमता से कम करते हैं तो आप खुद को अफसोस और गिल्ट में डालते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, किताब कहती है, जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो तो खुद को जज करने का या कोसने का कोई मौका ही नहीं बचता। बिल्कुल। अगर कोई काम बिगड़ भी जाए तो आपको पता होता है कि आपने उस पल में, उन परिस्थितियों में अपनी पूरी क्षमता से काम किया था। कोई अफसोस नहीं रहता। कोई अफसोस नहीं रहता। और यही चौथा समझौता बाकी तीनों को साधने की चाबी है। ये एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस। हाँ, आप हमेशा अपने शब्दों को 100% पवित्र नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप इसकी पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप कभी कभी चीजें दिल पर ले लेंगे, लेकिन आप खुद को याद दिलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके बारे में नहीं है। सही। आप कभी कभी अंदाजे लगा लेंगे, लेकिन आप सवाल पूछने की हिम्मत करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। यही अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। हर दिन, हर पल एक सचेत प्रयास। तो इन चारों समझौतों को एक साथ देखने पर एक पूरी तस्वीर बनती है।
संक्षेप में, अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहो, किसी भी चीज को व्यक्तिगत तौर पर मत लो, अंदाजे लगाने की जगह सवाल पूछो और हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। ये अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लेने जैसा है। बाहरी दुनिया को दोष देने की जगह अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना। हाँ, किताब का वादा यह है कि इन समझौतों को अपनाने से जो व्यक्तिगत नर्क है, जो डर और दुख से बना है, वो व्यक्तिगत स्वर्ग में बदल सकता है, जो शांति और प्रेम से बना है। ये व्यक्तिगत शांति और स्वतंत्रता का एक बहुत शक्तिशाली रास्ता लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये एक और विचार को जन्म देता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? जब एक व्यक्ति इन समझौतों को अपनाता है तो उसका जीवन बदलता है, उसकी दुनिया शांत होती है। पर क्या होगा जब एक परिवार, एक टीम या एक पूरा समूह इन सिद्धांतों पर काम करना शुरू कर दे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। एक ऐसा दफ्तर जहां कोई गॉसिप नहीं करता, जहां फीडबैक को व्यक्तिगत हमला नहीं माना जाता, जहां लोग भ्रम दूर करने के लिए सवाल पूछने से नहीं डरते। हाँ, और जहां हर कोई परफेक्शन के दबाव में नहीं, बल्कि उस दिन की अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है। उस माहौल में कितनी रचनात्मकता होगी, कितना भरोसा होगा। सोचिए, तब किस तरह की सामूहिक सच्चाई, या कहें कि किस तरह के एक नए और बेहतर सामूहिक सपने का निर्माण हो सकता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति से आगे बढ़कर सामूहिक सद्भाव की संभावना की ओर इशारा करता है।